वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करंट में न्यूज़ जो लेटेस्ट रही है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है पीएम केयर। पीएम केयर क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और ये हाल ही में हम जानते हैं कि ये स्पेशली कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें कोविड से रिलेटेड हो रही है तो वो इस फंड के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर पाए। तो रिसेंटली इनफैक्ट अगर हम पहले की बात करें तो एक ये भी मुद्दा आया था इसको लेके कि जब हमारे पास PMNRF है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी है, तो हमारे को एक और केयर फंड की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी रही थी और अब ये फिर से आया है न्यूज़ में, जानते हैं क्यों। अगर हम बात करें तो अप्रैल 1, 2020 को हर्ष कंदुकरी ने RTI एप्लीकेशन जो था वो PMO को फाइल किया था और बोला था कि हमें इस फंड की जितनी भी क्रिएशन कैसे होता है, काम कैसे होता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन कैसे निकलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। लाइक उन्होंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर बोला कि हमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर हम बात करें तो 31 मई को PMO की तरफ से आया, क्या स्टेटमेंट आया कि पीएम केयर जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है RTI एक्ट 2005 में। तो अब उन्होंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि RTI एक्ट 2005 में ऐसा क्या है जिसके अकॉर्डिंग PMO ने ये कह दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो वो बात करते हैं सेक्शन 2H, यानी 2H सेक्शन में बेसिकली पॉइंट्स हैं जिससे ये पता लगता है कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसे कहेंगे हम। तो आइए पहले जानते हैं कि किस किस चीज़ को पब्लिक अथॉरिटी के अंदर रखा गया है। सो पहली कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो वो अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि बाय या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी संविधान के अंदर या संविधान के द्वारा बनाया गया है, उसे हम पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। दूसरी चीज, वो किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो बात होगी वो किसी भी लॉ के द्वारा बनाया गया है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बाय एनी नोटिफिकेशन, किसी नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन इशू किया गया है या फिर ऑर्डर के थ्रू। ऑर्डर किसने किया है? मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे आते हैं जिससे ये डिफाइन होता है कि अगर ये चारों पॉइंट्स यानी कोई भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन इन चारों पॉइंट्स में से किसी के थ्रू बनी है तो वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। लेकिन PMO का कहना है कि इनमें से कोई भी प्रोसेस यूज़ हमने नहीं किया है पीएम केयर को बनाने के लिए, इसलिए वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद जो कंदुकरी थे उन्होंने स्पेशली डिसाइड किया कि वो दोबारा से इस बात पे अपील करेंगे। किस चीज़ को लेके? उन्होंने कहा कि इसका नाम हो, कॉम्पोजिशन हो या कंट्रोल हो, या इसमें हम गवर्नमेंट का डोमेन भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये दिखा रहा है कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। तो और अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो PM तो ऑलरेडी इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, तो कैसे कहा जा सकता है ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके वो फिर से एक अपील फाइल करेंगे। सो लेट्स सी कि उससे PMO का रिप्लाई क्या आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है? स्पेस एक्स ने 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, हमें लगता है कुछ भी नहीं है सुनने में, लेकिन हमें थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान देना है। स्पेस एक्स जो है वो US का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, राइट। यानी इससे पहले कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एयरक्राफ्ट के थ्रू कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया है, पहली चीज़। दूसरी बात, आफ्टर 9 ईयर्स यानी 9 ईयर्स के बाद
कोई यूएस सॉइल से यानी यूएस की ज़मीन से ऑर्बिट में गया है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर जब ये चीज़ आई तो चाइना की तरफ से भी रिप्लाई आया कि बहुत अच्छी बात है, आपने शुरुआत करी है, और अब जो पहले हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भेजते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड थे, बट अब हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्टडी होएगी यूनिवर्स की, राइट। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब जो मार्स की स्टडी है, यानी मार्स के ऊपर जो हम इतने टाइम से खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब दूर नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है, आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट किया है कि ये जो वीडियो आप लोग को वायरल करी जा रही है ये ऑथेंटिकेट नहीं है। तो किस तरह की वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो जानते हैं। वीडियो रिसेंटली इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो एक लाइन में LAC बॉर्डर पे हैं, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लोग यहाँ से शूटिंग वगैरह देख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। इन पहाड़ों के पीछे दिखाया जा रहा है कि चाइनीज़ जो हैं वो छिपके बैठे हैं और स्टैंड ऑफ चल रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा है कि LAC के अकॉर्डिंग ऑल्दो स्टैंड ऑफ था, लेकिन अब सारी सिचुएशंस हमारे अंडर कंट्रोल आ चुकी है। और इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस पे कहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी चाइना के साथ है रिलेटेड टू LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको हम लोग जो है वो बायलैटरल टॉक्स या डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की समिट को पोस्टपोन कर दिया है। तो ये बात हमें किसने बताई? हमें बताई गई व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन अलाइसा फरहा ने बताई। उन्होंने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि सारी और कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाए। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ हैं आपकी इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। इनको इंक्लूड किया जाए, इनको इनवाइट किया जाए, जिससे कि ये सब मिल के चाइना का जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर पाए। यानी चाइना के साथ कितना व्यापार करना है या कितना ट्रेडिंग करना है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या लाइक कि ट्रेड वॉर चलता रहता है, कुछ ना कुछ इनके बीच में इश्यूज रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया और उनका कहना है कि हम इसको जून में यानी इसी मंथ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेपाली कांग्रेस सेंट्रल कमेटी ने अपने लॉ मेकर्स को डायरेक्ट किया है, यानी बोला गया है कि भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के फेवर में ही आपको वोट करना है। अब बात करते हैं किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ बात हो रही है जो सब नेपाल के मैप को लेके, राइट। अब हमें भी पता है कि नेपाल के मैप की बात क्या करें, नेपाल की मैप में वो क्या इंक्लूड करना चाहते हैं? काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू दरिया। ये एक बहुत ही पुराना इशू रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, और रिसेंटली ये तब न्यूज़ में आया था जब इंडिया ने अपना नया मैप यानी आर्टिकल 370 हटाया था। तब भी ये इशू आया था कि हमारा एरिया आपने कैसे अपने मैप में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका उत्तराखंड एरिया के आसपास पड़ता है और इसका कहीं ना कहीं जो इशू है वो काफ़ी पुराना रहा है। और ये दोबारा से इशू आया है कि हम जो मैप है ऐसा नया मैप बनाएंगे जिसमें ये तीनों जो है वो नेपाल के अंडर आ जाएंगी, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इस पर एक बिल बनाने की बात करी है। बिल बनाते हैं इन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं करेंगे, हम उससे पहले कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम सबसे बात करेंगे कि कितने लोग हमारे फेवर में है, जिससे कि ये वन वे गो हो जाए, मतलब कोई रुकावट इसमें ना आए। तो उनका था कि वो 31 मई को इन्होंने एक बिल प्रेजेंट करेंगे हाउस में, और उससे पहले इनफैक्ट पब्लिश करने से पहले ये इसको पूरे लाइफ मतलब पूरे में फैलाएंगे मास मीडिया के थ्रू, जिससे कि लोगों को सबको अवेयरनेस रहे। और उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश किया है और अभी तक राइट नाउ इंडिया की तरफ से इसको लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो देखने वाली बात है कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू दरिया जो कि ऑलवेज एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नेपाल अपने एरिया में इंक्लूड करना चाहता है, क्योंकि ये छोटा जो है अमेंडमेंट है वो छोटा नहीं है, ये अमेंडमेंट काफ़ी बड़ा रहेगा और इसको मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर हम बात करें कौन सा आर्टिकल वो अमेंड कर देगा, दैट वुड बी दी शेड्यूल 3 ऑफ द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आर्टिकल 9(2) से संबंध है।
राइट। तो ये इसको अमेंड करने की कोशिश बिल्कुल करी जा रही है। और दूसरी बात, हम लोग भारत का जो इसका अगेंस्ट यानी जो इंडिया का रिप्लाई है उसकी भी हम लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना ने रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए और आईओटी यानी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो रिसेंटली स्पेस में लॉन्च करी हैं। तो आइए जानते हैं स्पेस क्या नाम है और इनका पर्पस क्या है। तो पहली अगर हम बात करें तो पहली जो उन्होंने सैटेलाइट का नाम दिया वो है गायो फिन 902, राइट। इसको इन्होंने बोला कि ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, राइट, जिसका काम क्या है, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करेगी। और क्या, कितने रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन लेस देन 1 मीटर। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रहेगी कि हम हर चीज़ को बहुत पास से समझ पाएंगे। और उनका कहना ये है कि इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे लैंड सर्वे, देन हम बात करें अर्बन प्लानिंग, देन एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद हम बात करें डिजास्टर रिलीफ, और सबसे बड़ी चीज BRI का मतलब यहाँ पर क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके लिए हमेशा ही इंडिया चाइना के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो उसके लिए भी ये जो सैटेलाइट है ये उसको हेल्प करेगी, गायोफिन 902। अब दूसरी सैटेलाइट की बात करें तो उसका नाम है हीड 4। इस हीड 4 सैटेलाइट को बीजिंग से लॉन्च किया गया है और इसका काम क्या है, जितना भी ग्लोबल शिप नेविगेशन है, ग्लोबल शिप नेविगेशन और इनफैक्ट ग्लोबल फ्लाइट्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। जितना भी डाटा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये आपकी कलेक्ट करेगी सैटेलाइट हीड 4, राइट। उसके बाद हम बात करें तो ये लॉन्च कहाँ से हुआ है, ये लॉन्च हुआ है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। और इसको ये बोला जा रहा है कि इस रॉकेट की इन सैटेलाइट्स के साथ जो है 3rd फ्लाइट है, यानी इससे पहले ये काफ़ी फ्लाइट्स कर सकता है और ये इसकी 3rd फ्लाइट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।